मोल्डर उससे पूछता है कि जरा सोचो स्कूली, ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट का शिकार पहले करेगा, मतलब कि माइकल के पिता का, और कमजोर को जाने देगा। शिकारी जानवर कभी ऐसा नहीं करते, वो हमेशा कमजोरों पर पहले हमला करते हैं। मुझे लगता है कि हमारा सामना किसी शातिर शिकारी से है। खैर स्कूली अभी तक इस केस में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। बाद में मोल्डर माइकल के हाथ जाने वाला था। उसे कुछ सवालों के जब वो घर पहुंचता है तो ये ठीक वही समय था जब लुइस की माँ बाहर फंसी थी और घर में कोई चीज लुइस का पीछा कर रही थी। भागते भागते लुइस मोल्डर से टकरा जाता है और डरी हुई आवाज में कहता है कि वो राक्षस घर के अंदर है। अगली सुबह टीम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गई थी। खैर घर की जांच करने के बाद स्कूली मोल्डर को एक मूवी दिखाती है जो इनविजिबल मैन के बारे में थी। तो स्कूली का मानना था कि शायद ये बच्चा डरा हुआ है और रात को इसने जो एक्सपीरियंस किया वो शायद इसका वहम हो सकता है। मगर मोल्डर बताता है कि नहीं, उसके बयान में किसी अदृश्य चीज का जिक्र नहीं था, बल्कि वो चीज नजर आती थी। तो उसने दो लाल आंखें भी देखी। मोल्डर स्कूले को दरवाजे के फर्श पर पैरों के निशान दिखाता है। वो उसे समझाता है कि ये पैरों के निशान इंसानों जैसे लगते हैं, मगर ये चलते समय हमारी तरह हील का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उंगलियों का करते हैं। मतलब ये ना तो इंसान है ना ही जानवर। सेम यही तेरी मिशेल की भी थी। ये केस इनके लिए और पेचीदा होता जा रहा था। मोल्डर कहता है कि ये शिकारी जो भी है ये नजर नहीं आता। दिन दहाड़े इसने 3 इंसानों का शिकार किया। ये काफी शातिर है और अभी तक इसके होने का हमें कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं। अगर हमें इसे रोकना है तो पता करना होगा ये है क्या, वरना ये ऐसे ही लोगों का शिकार करता रहेगा। मिशेल, स्कूली, मोल्डर और इनके साथ एक टेक इंजीनियर जिसका नाम, ये चारों मिलकर जंगल में जाने वाले थे। जिब के पास एक डिवाइस था जिससे बॉडी हीट डिटेक्ट होती है। अब जैसे कि मोल्डर ने कहा कि ये चीज नजर नहीं आती, इसलिए इन्हें इस तरह के उपकरण की जरूरत थी। जेब बताता है कि ये वियतनाम वॉर के लिए डिजाइन किया गया था। ये काफी दूर से इंसान या जानवर की बॉडी हीट को डिटेक्ट कर लेता है। जंगल में जाने से पहले मिशेल इन दोनों को समझाती है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए एक साथ रहो, यहाँ काफी लोग खो जाते हैं। इस बीच मोल्डर और स्कूली की बात होती है। मोल्डर बताता है कि ये शिकारी असल में अपने शिकार को नहीं छोड़ता। जैसे उस दिन लुइस जंगल से तो भाग आया, मगर वो शिकारी इसे नहीं छोड़ने वाला क्योंकि वो इसके घर तक आ गया। शायद ये इसकी एक चाल है ताकि इसे पता हो कि इस शिकार के साथ और कौन कौन है। असल में अब उन लोगों को पूरी तरह कमजोर करना चाहता है या फिर वो अपने इरादे को सुरक्षित बना रहा है। खैर आगे दिखाया जाता है कि ये लोग जंगल में आ चुके। मिशेल सफेद पत्थरों को जगह जगह रख रही थी ताकि वापस जाने में इन्हें आसानी हो, ताकि यह रास्ता न भटक सके। जब कहता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम कुदरत की खूबसूरती को नजरअंदाज करें तो यहाँ हर चीज दूसरे को मारकर या दूसरे से खुद को बचाकर जिंदा रहने की कोशिश में लगी है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि जंगल में जो भी क्रिएचर है, ये बात सही थी कि वो अदृश्य है और स्मार्ट भी। वो उन पत्थरों को हटा रहा था ताकि ये लोग वापस ना जा सके और इसी जंगल में फंस जाए। कुछ आगे जाने पर जेब के डिवाइस पर कोई जिंदा चीज नजर आती है 30 गज की दूरी पर। ये लोग गंदी उस जगह में जाते हैं, मगर जेब कहता है कि अब वो दो है जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए जेब और मोल्डर एक का पीछा करते हैं मिशेल और स्कूली दूसरे का। असल में यही उस क्रिएचर की चाल थी, उसने दोनों को अलग कर दिया। इन्हें इस बात का अंदाजा था, मगर देर हो चुकी क्योंकि उनकी साथी मिशेल को गायब कर दिया जाता है। स्कूली उसे आवाजें लगाती है, मगर मिशेल का कोई अता पता नहीं था, इसलिए वो मोल्डर को पुकारती है। मोल्डर और जेब उसकी आवाज सुनकर पहुंच जाते हैं। मोल्डर बताता है कि उसने हमें जानबूझकर अलग कर दिया और हम में से स्ट्रॉन्गेस्ट को शिकार बना दिया क्योंकि मिशेल ही हमें लीड कर रही थी। उसे जंगल का रास्ता मालूम था। जेब काफी घबरा जाता है। वो कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। स्कूल की मदद के लिए कॉल करना चाहती थी, मगर जंगल में नेटवर्क कहाँ होता है। मोल्डर कहता है कि नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा, जितना हम देर करेंगे हम उसे खो देंगे। जेब कहता है कि अगर हम यहाँ रुके तो हम भी नहीं रहेंगे, जरा बताओ तुम उसे ढूंढोगे कैसे। तो मोल्डर गुस्से में कहता है कि मैं एक भेड़िया बन जाऊंगा और झाड़ियों में उसे तलाश करूंगा। मगर हालात को देखते हुए स्कूली भी वापस जाने का आइडिया देती है कि हमें यहाँ मदद लानी होगी।
हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास कप्तानी मिशेल के पास था जो अब गायब हो चुकी है। मदद इन्हें बहुत पहले ही जानी चाहिए थी। सिर्फ 4 लोगों की एक टीम, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। मोल्डर स्कूली और जिप की बात मान लेता है। ये जंगल से वापस निकलने वाले थे। कुछ देर बाद मोल्डर और स्कूली को शक होने लगा क्योंकि जेब स्क्रीन को देख रहा था, मगर अभी तक ये लोग काफी चलने के बाद भी जंगल से बाहर नहीं आए थे। जब स्कूली मोल्डर से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वो क्या चीज हो सकती है, तो मोल्डर मॉथमैन की एक कहानी सुनाता है। या इससे कई साल पहले कहानी मशहूर थी, एक राक्षस के बारे में जो लोगों के जानवरों को मार देता था। फिर स्कूली के लिए ये कहानी तो बेमतलब ही थी। तुरंत ही जाने पर जेब बताता है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। मिशेल ने जो पत्थर रखे थे अब वो पत्थर ही गायब है। ये सुनकर मोल्डर जेब पर गुस्सा करता है कि तुम कब से स्क्रीन को घूरे जा रहे हो और अभी तक तुमने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा। इस बहस के दौरान ही जेब अपने किसी की रेटिंग देख लेता है जो कुछ दूरी पर था। मोल्डर गन लिए उसे दिखाना चाहता है और पहली बार वो इस चीज की हर किसी झलक देख लेता है। ये बिल्कुल किसी पेड़ की तरह लग रहा था, मतलब इसका शरीर एक इंसान जैसा ही था। इस क्रिएचर की सबसे खास बात ये थी कि ये खुद को अदृश्य भी कर सकती थी। मॉडल गोली चलाता है मगर अदृश्य होने की वजह से ये लोग उसे मार नहीं पाते। इस बीच जेब भी गायब हो चुका था। असल में ये चीजें काफी ये होशियार थी। उन्होंने मॉडलर और स्कूली का ध्यान भटकाया और जेब को भी ले गए। देखते ही देखते मॉडलर को भी वो चीज खींच कर ले जाने लगी, मगर मॉडलर बार बार स्कूली को आवाज दे रहा था जिससे वो उस तक पहुंच जाती है और गोलियां चलाती है। वो क्रिएचर उसे नजर नहीं आता, मगर खुशकिस्मती से वो मॉडलर को छोड़ देता है। इस हादसे पे मॉडलर का गंदा जख्मी हो चुका था। फिर अभी ये दोनों रात जंगल में ही बिताते हैं। रात को इन पर हमला नहीं होता क्योंकि मॉडलर जख्मी था, इसलिए वो स्कूली से कहता है कि तुम्हें जानना होगा, अगर हम सो गए तो शायद सुबह तक हम रहे ही ना। सुबह होती है, मॉडलर की आंख खुलती है। स्कूली उसके पास नहीं थी, मगर वो ठीक थी। उसे भूख लगी थी, वो कुछ फ्रूट्स ढूंढ रही थी। तभी वो नीचे गिर जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा थी। मॉडलर जब वहाँ जाता है तो वो ठीक थी और नीचे स्कूली को मिलती है उन सभी इंसानों की लाशें, और जो नए शिकार थे वो जिंदा थे, बस जख्मी और बेहोश हालत में थे। इस गुफा में वो राक्षस भी था। स्कूली उसे देख लेती है, उसके पास गन नहीं थी, इसलिए वो मॉडलर को आवाज देती है। मॉडलर अपनी गन नीचे पहनता है। जैसे ही वो राक्षस उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो स्कूली उसे शूट कर देती है। मॉडलर भी नीचे आ चुका था। ये क्रिएचर अब उनके सामने मुर्दा हालत में पड़ा था। कुछ हद तक वो इंसान की तरह था, मगर बाकी किसी पेड़ की तरह, और अब ये विजिबल भी हो चुका था। ये दोनों गुफा में ही थे कि इनके लिए मदद पहुंच जाती। वो सभी लोग जो गायब हुए थे उन्हें जिंदा निकाल दिया जाता है। वो मरे नहीं थे, मगर इनसे पहले जो शिकार बने थे वो तो कब के मर चुके थे। खैर, सभी को निकालने के बाद मोल्डर वहां लगे एक मैप को देख लेता है। एजेंट उसके पास आता है और पूछता है कि आखिर इस तरह के क्रिएचर्स कहाँ से आए। तो मोल्डर बताता है कि आज से 400 साल पहले स्पेन के कुछ लोग द फाउंटेन ऑफ यूथ यानी कि हमेशा जिंदा रहने के फाउंटेन की तलाश में यहाँ आए थे। कहानियों में है कि रेड इंडिया जानवरों के खास जगह के बारे में हमेशा चेतावनी दिया करते थे। उस इलाके को नागटंग कहा जाता था। ये लैटिन में था। तो असल में हुआ ये था कि आज से 400 साल पहले उन स्पेनिश लोगों में से कुछ ने द फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ लिया था और उन्होंने वो पानी पिया भी। वो अमर तो हो गए, मगर वो उस तरह के इंसान नहीं रहे। वो पिछले 400 सालों से भी ज्यादा जंगलों में रहते हैं। उनमें से काफी तो अब रहे नहीं क्योंकि इंसानों ने उनका शिकार किया राक्षस मानकर। सिर्फ 2 ही बचे हैं। यही वजह है कि वो इतने शातिर है, क्योंकि कभी वो इंसान हुआ करते थे। फिर सिर्फ मॉडल को इस बात पर विश्वास था, बाकी किसी को नहीं। उस लाश को जांच के लिए ले जाया गया क्योंकि ये क्रिएचर अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते और अभी भी इनमें से एक जिंदा है जो इन्हें नहीं पता। तो मॉडल को स्कूली की फिक्र होने लगी, इसलिए वो जल्दी से उस मॉडल रूम में जाता है जहाँ ये रुके थे। खुशकिस्मती से वो वहाँ थी और ठीक भी थी। मॉडल उसे ले साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।